राइट डाउन हेडिंग सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, salt of oxo acid. Good evening to all. तो ऑक्सो एसिड, कल हमने ऑक्सी एसिड भी पढ़ाया था, सल्फर का, फास्फोरस का पढ़ाया था, और किसका पढ़ाया था, आज क्लोरीन का पढ़ाया था। सल्फेट, कार्बोनेट वहीं से आते हैं ना, कार्बन का ऑक्सी एसिड कार्बोनिक एसिड। तो मैं एक बार रीड कर रहा हूं क्या क्या लिखा हुआ है। पहला है, पेज नंबर निकालो 112, पेज नंबर 112। क्या क्या लिखा हुआ, अल्कली मेटल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिक हाइड्रोक्साइड। जानते हैं मैं बात कि अल्कली मेटल जो है वो बहुत अच्छा बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, एंड ऑक्साइड। तो लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, अल्कली मेटल फॉर्म, फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन करना, अल्कली मेटल फॉर्म, अल्कली मेटल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिक हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड एंड ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों बेसिक नेचर के होते हैं। इसके बाद लिखना, दे फॉर्म salt with ऑक्सो एसिड सल्फर का, ऑक्सो एसिड फास्फोरस का, ऑक्सो एसिड क्लोरीन का, कोई भी ऑक्सो एसिड ले लो, ऑक्सो एसिड कार्बन का, नाइट्रोजन का। ऑक्सो एसिड बोले तो H2SO4 ले लो, H2SO3 ले लो, H3PO4 ले लो, H2CO3 ले लो, HNO3 ले लो, जो भी लेना है, HClO4 ले लो, ऑल आर ऑक्सो एसिड। हमने सेपरेट भी पढ़ाया है ऑक्सो एसिड, सल्फर का, फास्फोरस का, क्लोरीन का। जो ऑक्सीड लेना है वो आप ले सकते हो। तो दे फॉर्म सॉल्ट विथ ऑक्सो एसिड एंड हाइड्रो एसिड हाइड्रो एसिड का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लो HF है, HCl है, HBr है, HI है, ये तो एसिड तो है लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसको बोलते हैं हाइड्रो एसिड। और वो ऑक्सो एसिड है जिसमें SOH बॉन्ड होता है, POH बॉन्ड होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट ये है, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्साइड solubility increase from top to bottom। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दे आर जनरली soluble in water। दे आर जनरली soluble in water। दे आर जनरली soluble in water। The oxide solubility increase from top to bottom। The oxide solubility increase from top to bottom। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, दे आर थर्मल स्टेबल। सब हम पॉइंट पढ़ चुके हैं, कहाँ, आयनिक में, सारे पॉइंट डिस्कस किया हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे आर थर्मल स्टेबल
एंड थर्मल स्टेबिलिटी विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं, पहले लिख लो। दे आर थर्मल स्टेबल, दे आर थर्मल स्टेबल and stability will increase from top to bottom, and stability will increase from top to bottom, and stability will increase from top to bottom, and stability will increase from top to bottom। नेक्स्ट लिखेंगे Li2CO3 डिकम्पोज इजिली रेडियली। Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज रेडियली या इजिली लिख लो। Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट विल डिकम्पोज। ये चीजें मैं डिस्कस किया था कहां पे, केमिकल आयनिक बॉन्ड में। Li2CO3 lithium carbonate will easily decompose and form lithium oxide and carbon dioxide, lithium oxide and carbon dioxide। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिथियम साइज में छोटा है और कार्बोनेट है, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। मोर पोलराइजिंग पावर मोर कोवैलेंट, तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा ना, आयनिक कैरेक्टर कम होगा ना। तो हमने उस समय फजांस रूल नहीं पढ़ाया था, तो आपको बोला था क्या कि आयनिक कैरेक्टर पे चेक करो, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। एक बार फिर से डिस्कस करेंगे उस बात को हम। तो थर्मल स्टेबिलिटी चाहे सल्फेट का देखना हो, चाहे फॉस्फेट का देखना हो, चाहे कार्बोनेट का देखना हो, चाहे नाइट्रेट का देखना हो, चाहे बाइकार्बोनेट का देखना है, चाहे बाइसल्फेट का देखना हो, सबका हम थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर पे देखते हैं। आयनिक बॉन्ड बढ़ेगा तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन ऑप्शन में आयनिक बॉन्ड नहीं लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ ये लिखा हुआ मिलेगा कि पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो फजांस रूल तो पढ़ लिए, तो पोलराइजिंग पावर जब ज्यादा है तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट, तो मोर कोवैलेंट होगा तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ये ध्यान में रखने का। अगर कोवैलेंट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगा। तो यहां पर हम स्टेबिलिटी आयनिक कैरेक्टर के ऊपर देखा जाता है, तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो वहीं इस बात को लिखेगा वो। तो लिख लो इस पॉइंट को पहले, फिर डिस्कस करते हैं हम। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज रेडियली, lithium carbonate decompose radially because lithium carbonate decompose radially because lithium has greater polarizing power। फजांस रूल में केटाइन के लिए डिफाइन करते हैं ना पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिंग एबिलिटी, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। पोलराइजिंग पावर केटाइन के लिए डिफाइन होता है। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन में लिख के छोड़ दिया इसने। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो कोवैलेंट ज्यादा होगा, और कोवैलेंट ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। क्योंकि हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, आयनिक की करेक्ट, आयनिक के बेस पे। तो हम स्टेबिलिटी जो चेक करते हैं वो आयनिक के बेस पे चेक करते हैं। तो यहाँ मोर पोलराइजिंग पावर, स्मॉल केटायन मोर पोलराइजिंग पावर मोर कोवैलेंट, और मोर कोवैलेंट देन लेस स्टेबिलिटी। इस चीज को लिख भी लो, केटायन अगर छोटा है, केटायन साइज में छोटा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा,
पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। और जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो मोर ओवरलैपिंग होगा, मोर ओवरलैपिंग होगा, और मोर ओवरलैपिंग होगा तो मोर कोवैलेंट करेक्टर आएगा। मोर यानी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा, कोवैलेंट करेक्टर, बॉन्ड नहीं, क्योंकि पोलराइजिंग की वजह से थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है। मोर कोवैलेंट करेक्टर होगा। मोर कोवैलेंट करेक्टर होगा तो लेस थर्मल स्टेबिलिटी होगा। लिख लेना इस चीज को, या एक लाइन में बोलना है तो ऐसे बोल सकते हो कि मोर, मैंने यही बोल के तुम्हें उस समय सारे चीजें बताया था। मोर आयनिक करेक्टर, मोर स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो लिथियम कार्बोनेट में कोवैलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, इसीलिए इसका थर्मल डिकम्पोजिशन आसानी से हो जाता है। आगे लिखना, लिथियम डज नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट। ये भी चीजें लिखवाया था वहां पे, जाकर देखना नोटबुक में लिखवाया होगा आयनिक में। लिथियम डज नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट। बाकी जो इसके मेंबर है ना वो सॉलिड बाइकार्बोनेट बनाते हैं, लेकिन ये बाइकार्बोनेट नहीं, ये बाइकार्बोनेट लिक्विड फेज में बनाता है। तो लिथियम डज नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। यहीं पर आगे लिख लो, रेस्ट ऑफ द अल्कली एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ द अल्कली एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ द अल्कली एलिमेंट्स फॉर्म, रेस्ट ऑफ द अल्कली एलिमेंट्स फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट, सॉलिड बाइकार्बोनेट, बट नॉट लिथियम, सॉलिड बाइकार्बोनेट। आगे लिखेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, aqueous solution of carbonate and bicarbonate are basic in nature, are basic in nature, are basic in nature। ठीक है, तो हम अभी थोड़ी देर में थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक एक और पॉइंट यहाँ जान लो, यही वाला बेसिक। बेसिक जब जब रटना नहीं इसको कि बेसिक कब कब बनेगा। एक बार मैं बताया था तुम लोगों को, फिर दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ एक रिएक्शन भी दिया है, और हालांकि ये रिएक्शन हमें अभी नहीं आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना है। जो अभी जो रिएक्शन दिया है उसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, उसको देख लो थोड़ा सा, कहानी क्या है, तो ध्यान देना। यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था कि सॉल्ट अगर दिया जाए तो हमारा ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये जो बनता है वो सॉल्ट जो बनता है वो न्यूट्रल बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा और वीक बेस रहा तो जो सॉल्ट बनेगा वो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो बनेगा, एसिडिक बनेगा। अब अगर वीक एसिड रहा और स्ट्रॉन्ग बेस रहा, जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा। और अगर ये वीक रहा और ये वीक रहा तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। हमने उस दिन लिखवा दिया था, लेकिन यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब इसका रीजन नहीं बताया था मैंने, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज समझ लो रीजन क्या है। वही रीजन जब समझेंगे ना तो रिएक्शन आएगा हमारे लिए, जो रिएक्शन यहाँ लिख के दिया हुआ है।
अब हमें रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो रीजन समझने के लिए एक और पॉइंट के पास हमारा जाना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट के पास, तो उसको हम हालांकि जानते हैं। तो देखो, अगर मान लो H2SO4 है, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक ही लूज किया, जो भी कहो, तो HSO4-2 बन गया। दोनों लूज कर दो, एक लूज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एसिड है, चाहे मैं तुमको ऐसे समझा दे रहा हूं, रिएक्शन के साथ समझा रहा हूं। मान लो हमने लिया HCl और हमने लिया वाटर। अब ध्यान से सुनना, HCl ने क्या किया, अपना H+ लूज किया, H+ लूज किया। वाटर के पास होता है लोन पेयर। वाटर जब अपना लोन पेयर इसको देगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बनेगा ना। जब ये अपना लोन पेयर इसको देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बनेगा। तो लिखते भी रहना, ये क्या करेगा, ये H+ देगा, इसने H+ लूज किया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दे रहा हूं। H और Cl का बॉन्ड टूटा पानी में, H+ मिला और Cl- मिला। वाटर क्या करेगा, लिख लेना इस चीज को, वाटर अपना लोन पेयर, क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, वाटर अपना लोन पेयर इस H+ को क्या करेगा, डोनेट करेगा। H+ को क्या करेगा, डोनेट करेगा। अच्छा, हम फॉर्मल चार्ज लगाना जानते हैं, जो डोनेट करता है उस पर क्या लगाएंगे, प्लस, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर क्या लगाएंगे, माइनस। अच्छा, पहले से प्लस था और माइनस आ गया, चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल, बॉन्ड नहीं बनेगा, चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया H3O+। तो when water, लिख लेना, when water combined with H+, then it form H3O+, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये कैसे बना, तो ऐसे बना है। तो रटना नहीं है, समझ लेना है कैसे बन रहा है। ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और ये फॉर्मल चार्ज में हमने कन्वर्ट कर दिया। सबको वॉइस क्लियर? तो यहां पर वाटर ने H+ को लूज कर दिया, फॉर्मल चार्ज में हमने बदल दिया, लूज करने वाला में प्लस और गेन करने वाला में माइनस। तो पहले से तो प्लस था ही, माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, H3O+। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बोलते, इसको मैं हटा दूं। लिखते चलना सब, ये नहीं कि केवल बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, तुम लिख ही नहीं रहे हो, तुम्हें लिखने की जरूरत है, यानी कि आधे अधूरे चीज मत लिखना। अब यहां पर क्या होगा, ये H+ लूज करेगा, ठीक है, तो बनेगा Cl- और उस H+ को गेन कर लेगा तो बन जाएगा H3O+। अब यहां से यहां जब गया तो H+ क्या किया, लूज किया, तो हम इसको बोलते हैं एसिड। जो H+ को लूज करता है उसको हम बोलते हैं एसिड। और यहां से यहां गया तो H+ क्या किया, गेन किया। तो एक दिन मैंने बताया था ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग, H+ गेन करेगा तो क्या होगा, ये बेस, ये बेस होगा। अब यहां ध्यान से एक और एग्जांपल लेते हैं, NH3 लेते हैं और वाटर लेते हैं। यहां से देखो क्या होता है, यहां पर ये बनता है NH4+ और यहां पर OH- बनता है। यहां पर अमोनिया जो है, अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कल ही लिखवाया था मैंने अमोनिया के बारे में। ये अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। फॉर्मल चार्ज में अगर हम बनाएंगे तो डोनर पे प्लस लगेगा और एक्सेप्टर पे माइनस लगेगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा अमोनियम। इसको हाइड्रोनियम बोलते हैं ना, हाइड्रोनियम, नियम लगता है लास्ट में, इसको बोलते हैं अमोनियम, लास्ट में ईएम लगता है, और ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी आयन।
हाइड्रोक्सी आयन। तो इसने गेन किया और इसने लूज किया है, वाटर ने लूज किया है। तो यहां से यहां देखेंगे हम, तो यहां H प्लस क्या किया, इसने लूज किया है। तो यहां पर एक ऐसा काम करेगा बेस की तरह, सॉलिड एसिड की तरह, और इसने क्या किया है, गेन किया है। H प्लस क्या किया, इसने गेन किया है, H प्लस गेन किया है। यहां पर कैसा काम करेगा, ये बेस की तरह, ये बेस की तरह काम करेगा। तो देखो वाटर यहां पर एसिड की तरह काम कर रहा है और वाटर यहां पर बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मत बोलना कि वाटर इज ए न्यूट्रल। वाटर एम्फोटेरिक होता है, वो डिस्टिल वाटर को बोला जाता है क्योंकि उसमें H प्लस और OH माइनस बराबर होते हैं, इसलिए ऐसा बोला जाता है। अदरवाइज हम नॉर्मल तरीके में एसिड वाटर इज एम्फोटेरिक, क्योंकि वाटर एसिड भी है, वाटर बेस भी है, दोनों ट्रीट हो रहा है। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट पॉइंट हम ये नहीं समझा रहे थे, अब हमारे रिएक्शन हो गया। हम तुम्हें समझा रहे थे ये एसिड जब है, ये एसिड, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ये लिखना। ऑक्सोनियम भी बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं, ये इसके भाई है तो इसके साथ कॉन्जुगेट जोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं इसको। ये एसिड है ना, तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस। अब ये बेस है तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ये बेस है तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। ये बेस है तो एक कंजुगेट एसिड हो जाएगा, ये एसिड है तो एक कंजुगेट बेस हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा, एसिड बेस इतना क्लियर हो गया ना ये। और ये सब हम ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ब्राउनस्टेड लॉस और गेन, लॉस और गेन। तो अमोनिया तो बेस होता ही है, H प्लस लूज किया, तो ये बेस है तो ये कंजुगेट एसिड होगा, एसिड है तो कंजुगेट बेस होगा। क्लियर हो गया ना। अच्छा, सब जवाब दो जल्दी से कि OH माइनस क्या है, एसिड है कि बेस है। OH माइनस के, इसको देख के मत बोलना, नॉर्मल तरीके से सोच के बोलो कि एसिड और बेस क्या है। नॉर्मल तरीके से बोलो OH क्या है, एसिड है कि बेस है। जय चौहान ने बोला बेस है। OH क्या है, एसिड है कि बेस है। प्रगति ने बोला बेस है, ओमकार ने बोला एम्फोटेरिक है। बाकी सब बेस बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात ऐसी है कि तुम लोग भी क्लास वहीं से अटेंड कर रहे हो जो दूसरा भी कर रहा है, तो कितना समझ आ रहा है चीजें और कितना तुम दिमाग लगा रहे हो, यही रिजल्ट पे डिपेंड, IQ डिपेंड करता है। ये जब H प्लस लूज करेगा, H प्लस लूज करेगा, O और H है माइनस, ऐसा बॉन्ड बनता है OH का। अब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो, हर चीज रटने के चक्कर मत रहना। यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, O-2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा, एक तो पहले से था ही, एक चला गया। अगर ये H प्लस गेन किया तो OH अगर गेन करेगा, कैसे गेन किया होगा, OH गेन कैसे किया होगा, ये अपना लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया होगा। अब डोनेट किया होगा तो क्या बना होगा, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल, मतलब नॉर्मल तरीके से हम बोल सकते हैं कि H प्लस और OH माइनस कंबाइंड हो जाता है और वाटर बन जाता है। यानी OH जो है दोनों काम कर सकता है, H प्लस लूज भी कर सकता है और H प्लस गेन भी कर सकता है, इसीलिए OH इज एम्फोटेरिक। ये मत कहीं बोल देना कि OH जो है वो बेस है, एसिड है कि बेस है।
ये H प्लस लूज भी कर सकता है और H प्लस गेन भी कर सकता है। दैट मीन्स OH इज ए एम्फोटेरिक। रटने वाला काम मत करना कि ये चीज होता है, वाटर ये होता है। वाटर भी दोनों होता है। वाटर H2O OH माइनस भी बन सकता है और H3O प्लस भी बन सकता है। H प्लस लूज भी कर दिया और H प्लस गेन भी कर लिया। वाटर इज एम्फोटेरिक। वाटर इज एम्फोटेरिक। H2SO4 HSO4 minus SO4 minus 2 SO4 minus 2 is एम्फोटेरिक, क्योंकि इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। चलो अच्छा बताओ मेरे को Cl माइनस क्या है, एसिड है कि बेस है? Cl माइनस क्या है, एसिड है कि बेस है? तो इसके पास तो H है नहीं कि वो लूज करेगा, क्या करेगा? H प्लस को गेन कर लेगा, क्या बन जाएगा? HCl। तो जो गेन करेगा वो क्या होगा? बेस होगा। तो तुम जो पढ़ के आए हो कि H प्लस लूज और गेन केवल उतना ही तक लिमिट नहीं है। Cl minus act as a base because it gain the H plus or become HCl. HCl is acid. तो जब ये एसिड है तो इसका भाई क्या होगा? कंजुगेट बेस होगा। दिस वन इज एसिड देन इज कंजुगेट इज बेस। उल्टा बोला जाता है कि जब इधर से इधर गया होगा तो लूज किया होगा, तो इधर से इधर जाएगा तो गेन करेगा ना। जब इधर से इधर गया है तो लूज किया है, इधर से इधर जब जाएगा तो गेन करेगा ना, बेस होगा ना। तो ये एसिड है तो इसका भाई कंजुगेट बेस होगा, ये बेस है तो इसका भाई कंजुगेट एसिड होगा। ये बेस है तो इसका भाई कंजुगेट एसिड होगा, ये एसिड है तो इसका भाई कंजुगेट बेस होगा। अब एक चीज और लिखना होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इट्स कंजुगेट, ज्यादा घबराना नहीं है, सब आएगा। कहाँ आएगा? मैं अभी बता दिया, ये आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ेंगे ना तब आएगा ये सब सारे चीजें। हालांकि पहले से नॉलेज हो तो और बेटर रहता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इट्स कंजुगेट क्या होगा? वीक होगा। अगर वीक है तो स्ट्रॉन्ग है तो इसका कंजुगेट एसिड हो या बेस हो, अगर वीक हो तो स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बनता है, उल्टा बनता है। जैसे ये स्ट्रॉन्ग है ना तो ये वीक होगा, अगर ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो दो चीज पहले लिखो, उल्टा होता है। क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं, रीजन तो अभी समझ में आएगा नहीं, वहां रिएक्शन लिखा है। तो दो तीन चीजें में समझना जरूरी है। ये एसिड है तो कंजुगेट बेस बनेगा, बेस है तो कंजुगेट एसिड बनेगा, बेस है तो कंजुगेट एसिड बनेगा, एसिड है तो कंजुगेट बेस बनेगा, उल्टा बनता है। और स्ट्रॉन्ग है तो वीक होगा और वीक होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, ये वीक है तो स्ट्रॉन्ग होगा, वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। OH इज ए एम्फोटेरिक। कैसे? OH माइनस अगर लूज करेगा तो क्या होगा? O-2। और H प्लस अगर गेन करेगा तो क्या बनेगा? H प्लस लूज करेगा तो क्या होगा? H प्लस गेन करेगा तो क्या बनेगा? तो OH माइनस के पास दोनों कैपेबिलिटी है, H प्लस लूज करने का भी है और H प्लस गेन करने का भी है। तो जो दोनों काम करता है, एसिड का मतलब क्या होता है? जो H प्लस लूज करे, अगर यहां से यहां जाएगा तो ये एसिड की तरह ट्रीट होगा, अगर यहां से यहां जाएगा तो बेस की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि इसने H प्लस गेन किया है। तो एक्चुअली बेस का डिफिनेशन होता है जो H प्लस को गेन करे, हमेशा OH नहीं मिलेगा ना। तो यहां से यहां जाने में H प्लस को गेन किया, दैट्स वाई OH एक्ट एज ए बेस। और किसी को डाउट नहीं आ रहा है ना? धीरे धीरे सब समझ में आएगा आगे।
इस लेकिन मैं इसलिए बता दिया था, थोड़ा नॉलेज रखा करो सब चीजें, और कोई ये सब तुम पहले से जान के रखना चाहिए तुम लोगों को। तो ये क्लियर हो गया। एसिड है तो क्या बनेगा? कंजुगेट बेस। बेस है तो कंजुगेट एसिड, बेस है तो कंजुगेट एसिड, एसिड है तो कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग है तो वीक बनेगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर हो गया इतना? अब ध्यान देना आगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट, जो पानी में स्ट्रॉन्ग होगा, अब सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग होगा या जो आयंस स्ट्रॉन्ग होगा वही पानी के साथ रिएक्शन देगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। यानी स्ट्रॉन्ग आयंस विल टेक रिएक्शन, विल टेक हाइड्रोलाइसिस, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन विथ वाटर, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, टेक हाइड्रोलाइसिस विथ वाटर। ये दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट ही पानी के साथ रिएक्शन करेगा, वीक वाला पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वैसा ही रह जाएगा, वो पानी में ऐसा ही रहता है वो। पानी में ऐसा ही रहता है। ये चीजें क्लियर हो गया तुम लोगों को? अब मैं इसके ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस पर हम आते हैं, रीजन समझते हैं कि अब जो हमारे बुकलेट में दिया गया है, जो वॉल्यूम में दिया गया उसका मीनिंग समझते हैं। चलो क्या लिखा है, रिएक्शन भी लिखा है उसने, पेज नंबर 112 पे रिएक्शन लिखा हुआ है। क्या बोला है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट। एक हम कार्बोनेट लेते हैं, बोला है क्वेश्चन ये है हमारा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलना, फिर से समझा देंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट कैसा सॉल्यूशन देगा? बेसिक सॉल्यूशन देगा, बेसिक सॉल्यूशन देगा। नहीं लिखा है ना? हाँ, अब ध्यान से देखना, मैं इसको 2 तरीके से समझाता हूं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, Na2CO3। ये बेसिक सॉल्यूशन हो, कैसे? तो देखो कैसे, ये NaOH और H2CO3 से मिलकर बना होगा, और बना होगा Na2CO3 प्लस वाटर। यही इसी के बारे में बताया जा रहा है ना कि ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। कैसे? तो ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट कैसे मिलकर बना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से, और ये वीक एसिड है, याद रखना पड़ेगा, ये वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। ये तो रटे रटाई चीज हो गया ना कि बेसिक होगा, ये तो हमने रट लिया उसको, और हमने बता भी दिया, तुमने रट भी लिए कि ये बेसिक होगा। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका नाम लेते हैं। अब इसका लॉजिक समझो, ऐसा क्यों हुआ है। अब इसका लॉजिक समझो कैसे हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक, ध्यान से सुनो। हम इसको पानी में डालेंगे, ये ना सॉल्ट हमारा, हम इसको जब पानी में डालेंगे तो ये क्या बनेगा? Na+ और क्या बनेगा? CO3-2। इसको हम पानी में डाल दिए, पानी में डाल दिए। अच्छा, पानी में 2 पार्ट होता है, एक H+ होता है और एक OH- होता है, और दोनों चीजें बराबर होती है स्टार्टिंग में, इसलिए वाटर को pH 7 माना जाता है। H+ और OH- बराबर होते हैं, उस समय pH इक्वल माना जाता है। अब मुझे ये बताओ, अब देखो ये रिएक्शन करने गया होगा ना, थोड़ा सा हम इसको सेपरेट लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख के हम ऐसे लिखते हैं, Na+ और ये CO3-2। अच्छा, थोड़ा सा हम इधर से देखते हैं ऐसे, ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या है? कंजुगेट है इसका, और ये वीक है तो ये क्या है? कंजुगेट है। ये वीक है तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, होगा ना।
और ये वीक है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, वीक होगा, होगा ना। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, वीक होगा, ये वीक है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, होगा ना। अब देखो ये है वीक, स्ट्रॉन्ग का वीक, वीक का स्ट्रॉन्ग, ये है वीक, तो वीक वाला पानी के साथ हाइड्रोलाइज नहीं होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ये है स्ट्रॉन्ग। अब स्टार्टिंग में ये समझना है कि दोनों इक्वल अमाउंट में है पानी के अंदर। अब ये स्ट्रॉन्ग है, ये रिएक्शन करने से मना कर देगा, Na+, क्योंकि ये वीक है तो ये रिएक्शन करने से मना कर देगा पानी के साथ, और ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या बोलेगा, हम रिएक्शन करेंगे, और पानी का क्या उड़ा देगा, पानी का उड़ा देगा H+। अब जैसे ही पानी का H+ उड़ाएगा, पानी में से H+ की कमी हो जाएगी और OH की अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर थे। तो पानी में H+ का कम होना और OH का बढ़ना, यानी वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। पानी में H+ कम हो जाएगा क्योंकि ये उड़ा दिया इसको, पानी में H+ 10 था और OH -10 था, इसमें से कुछ रिएक्शन कर लिया ये, अब पानी में क्या बच गया, OH। तो पानी में OH का बचना क्या बताएगा, हम बेसिक हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में जुड़ गया, ये 10 थे और 10 था मान लेते हैं, अब ये रिएक्शन कर गया तो अब तो एक भी नहीं बचा ना। अच्छा ये रिएक्शन करने से मना कर देगा, हम रिएक्शन नहीं करेंगे, ये रिएक्शन नहीं करेगा यहाँ पे क्योंकि ये वीक है, ये रिएक्शन यहाँ करने से मना कर देगा, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, ये वीक है। तो पानी में OH बच जाएगा और इसीलिए सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है, इसीलिए सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। लॉजिक बता रहा है, अगर लॉजिक नहीं भी जानो तो ये रट भी सकते हो डायरेक्ट, अदरवाइज बाद में भी सब चीजें आएगा। तो उतना इसीलिए इसमें लिखा भी है लाइन, देखो क्या लिखा है, बेसिक नेचर ड्यू टू एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस, यही एनाइनिक जो है हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, एनाइनिक, एनाइन वाला पार्ट हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये बन जा रहा है, जबकि केटाइनिक पार्ट हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई OH का अमाउंट बढ़ जा रहा है। तो इसीलिए वो लाइन जो लिखा हुआ है कि एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस, यानी एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस क्यों, क्योंकि वो वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। उतना नहीं भी जानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे जानो, मतलब ये शॉर्टकट है कि Na2CO3 है ना, इसके पेरेंट्स निकालो, इसके पेरेंट्स क्या है, इसके पेरेंट्स हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट बेसिक होता है। रीजन क्या है वो मैं समझा दिया, समझ में आया हो तो भी बेटर है, नहीं भी आया हो तो भी बेटर है, क्योंकि उसका ज्यादा यहाँ पर यूज नहीं है, ये दूसरे चैप्टर में आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। तो बस उस लाइन को हमने क्लियर करवा दिया कि जो लाइन लिखा हुआ था क्या, बेसिक नेचर इज ड्यू टू एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस, एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, तो ये एनाइनिक पार्ट है और ये केटाइनिक पार्ट है, ये स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई इट विल टेक हाइड्रोलाइसिस विथ H+, और दिस वन इज वीक, केटाइनिक पार्ट विल बी वीक, तो लिख भी लेना, एनाइनिक पार्ट विल बी स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई इट विल बी हाइड्रोलाइसिस एंड टेक रिएक्शन विथ हाइड्रोजन H+, और केटाइनिक पार्ट विल बी वीक which will not hydrolysis in that reaction, that's why in that solution OH minus will be increase, और OH minus का बढ़ना बेस की तरह बताता है, यानी OH minus बढ़ जाएगा तो बेस हो जाता है, इसीलिए सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। तो मैं लॉजिक बताया, अदरवाइज ये शॉर्टकट है। अब यहां ध्यान से सोच सकते हो, अब यहां पर बताओ दोनों न्यूट्रल क्यों हो गया है, तो देखो स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट क्या बनेगा, वीक बनेगा, और स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट क्या बनेगा, वीक, दोनों वीक बन गया, तो पानी में दोनों रिएक्शन नहीं करेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, बाद में समझ में आएगा। अब देखो इसमें ये वीक का क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग,
और वीक का क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। दोनों पानी में रिएक्शन करेगा तो एक H को उड़ा देगा और एक OH को उड़ा देगा, तो दोनों बराबर बराबर उड़ा दिया, तो अभी भी H प्लस और OH माइनस क्या है, मेंटेन है, इसीलिए न्यूट्रल बना हुआ है। लेकिन एक भी इधर उधर हुआ तो न्यूट्रलिटी हट जाती है वहां से। तो इसका दो चीज है, कोई आपको सॉल्ट दिया जाए तो आप इस फॉर्मेट से करो, हमारा फास्ट करने का तरीका तो यही होगा ना, लेकिन कोई लॉजिक पूछे कि लॉजिक क्या है उसका, जैसे यहां पर लिख दिया एनाइनिक, अब मान लो जेईई मेंस में एडवांस में क्वेश्चन लिख दिया इसने कि एनाइनिक विल हाइड्रोलाइज एंड केटाइनिक विल नॉट हाइड्रोलाइज। यहाँ मीनिंग समझ में आना चाहिए कि एनाइनिक यहाँ स्ट्रॉन्ग बनेगा, दैट्स वाई ये H प्लस को कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों H प्लस और OH माइनस सेम थे, तो यहाँ H प्लस कंज्यूम हो जाएगा और OH माइनस रिएक्शन में बचा रह जाएगा, तो बचा रह जाएगा तो OH माइनस का बचना क्या है, वो बेस को बताता है, OH माइनस मतलब क्या है, बेस को बताएगा, इसलिए बेसिक हो जाता है। हम डाइल्यूट एसिड करते हैं तब वहां पर वाटर के साथ रिएक्शन होता है क्या, वहां पर वाटर के साथ रिएक्शन होगा, वो अलग केस होता है, ये हाइड्रोलाइसिस होता है। हम यहाँ सॉल्ट के बारे में देखते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट बोला जाता है इसको। तो दो चीजें हैं, सॉल्ट जब जब तुम्हारे सामने आए तो तुम आंसर इस तरह से निकालोगे, कोई लॉजिक पूछेगा तो लॉजिक ये है, सिंपल सा लॉजिक है, स्ट्रॉन्ग होगा तो वीक होगा, यहीं से देख सकते हो। अच्छा देखो मैं तुम्हें शॉर्टकट यहाँ भी एक और लॉजिक बता रहा हूँ। अच्छा मान लो एक सॉल्ट बना है, सॉल्ट बना है, वो स्ट्रॉन्ग है और एक स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसका कंजुगेट क्या होगा, वीक होगा, इसका भी कंजुगेट क्या होगा, वीक होगा। अब पानी में वीक वाला रिएक्शन करेगा नहीं, तो H प्लस और OH क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा ना, कोई कम या ज्यादा रहेगा नहीं ना, जितना H अगर कंज्यूम हो जाएगा ना कोई इसमें से, तब जाके उसका pH इधर उधर होता है, मतलब न्यूट्रलिटी इधर उधर होगा या तो एसिडिक होगा। यहाँ तो H और OH क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब इसमें देखो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये वीक है, ये वीक है, तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसका भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग वाला दोनों सेम अमाउंट में रिएक्शन करेंगे, यानी H और OH अभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। हमें देखना है कि डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ डिस्टर्ब होगा कैसे, ये स्ट्रॉन्ग है, तो इस स्ट्रॉन्ग है तो इसका क्या बनेगा, एक वीक बनेगा, और ये वीक है तो एक स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग वाला तो रिएक्शन कर लेगा और वीक वाला रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसमें H प्लस और OH माइनस क्या हो जाएगा, ये कंज्यूम हो जाएगा और ये रिएक्शन में ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये कंज्यूम हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ज्यादा हो जाएगा। 10-10 दोनों थे, ये खत्म हो रहा है तो ये अपने आप ज्यादा हो जाएगा, और ये अगर रहा, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग का क्या बनेगा, वीक, और वीक का स्ट्रॉन्ग का क्या बनेगा, वीक, और वीक का स्ट्रॉन्ग। तो इसमें से रिएक्शन से H प्लस क्या होगा, रिएक्शन से H प्लस कंज्यूम होगा और OH बच जाएगा, इसीलिए यहां दोनों डिस्टर्ब हो गए और इसीलिए सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। जब दोनों H प्लस और बराबर होंगे तो pH 7 कहलाता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है, हम कंसंट्रेशन सेम मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट ये वाला हमने आपको बता दिया, ये वाला। तो जो लाइन लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आर बेसिक सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ कि ये तो केवल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिखा है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सल्फेट क्या है, Na2SO4 का बताओ, ये तो किस केवल लिखा है क्या, Na2CO3 लिखा है और NaHCO3 लिखा है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिखा है। अब मुझे बताओ Na2SO4 कैसा सॉल्यूशन है, सॉल्ट है, ये कैसा सॉल्यूशन देगा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, कैसा देगा। एक मिनट मुझे मालूम था कि ये डाउट आएगा।
अब यहाँ पर हमें निकालना है Na2SO4 क्या है। तो पहले इसके पेरेंट्स निकालो, किससे मिलकर बना होगा। तो किससे मिलकर बना होगा, NaOH से और H2SO4 से मिलकर बना होगा, तभी ना रिएक्शन हुआ होगा। और ये क्या बना होगा, Na2SO4। अब मुझे बताओ ये किससे मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। तो दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, इट इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब लॉजिक सुन लो क्या है इसका। ये जब स्ट्रॉन्ग था तो अब यहां पर क्या है, Na+ और SO4-2। ये जब स्ट्रॉन्ग था तो ये क्या होगा, वीक होगा। और जब ये स्ट्रॉन्ग था तो ये क्या होगा, वीक होगा। अब पानी में दोनों रिएक्शन करेगा ही नहीं, और जब करेगा ही नहीं तो पानी का पीएच क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। H+ और OH- डिस्टर्ब हो ही नहीं रहा है। जब डिस्टर्ब होगा ना तब तो इधर उधर डिसबैलेंस होगा। यहां तो किसी ने रिएक्शन किया ही नहीं है। इसका अगर लाइन ये भी लिखता है कि इट विल बी नॉट हाइड्रोलाइसिस, तो ये भी हमारा एक करेक्ट आंसर है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। पानी में डालेंगे इस सॉल्ट को तो रिएक्शन नहीं करेगा। इस सॉल्ट के बारे में बोला जा रहा है। तो दिस विल बी नॉट हाइड्रोलाइज्ड, इस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो दिस सॉल्ट विल नॉट हाइड्रोलाइज्ड, this salt will not hydrolyzed। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। अब मुझे बताओ NaClO4 ये भी सॉल्ट है, ये कैसा सॉल्यूशन होगा। अब सोडियम कहां से मिलके बना होगा, सोडियम मिलके बना होगा NaOH से, और ये बना होगा परक्लोरिक एसिड से। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये थोड़ा यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इट इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है, इट इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर केवल दो वर्ड लिखा है, कार्बोनेट और किसका, बाइकार्बोनेट के बारे में। कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। लेकिन ये मत बोल देना कि हर चीज बेसिक ही होगा, नहीं, हम सॉल्ट को देख के पहचानेंगे। शॉर्टकट तरीका ये है, लॉजिक जानना है तो वो भी बता दिया मैंने। पानी के अंदर अगर H+ या OH- क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, तो उसकी एसिडिक और बेसिक इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएगा, पीएच इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें। अब देखो हाइड्रोलाइज के बाद वहां पर ध्यान देना, रिएक्शन नीचे लिखा भी है, नीचे लिख के दिया था ना, मैंने बोला था रिएक्शन नीचे लिख के दिया हुआ है। तो अब इसको, ये किससे मिलकर बना हुआ है, NaOH से और H2CO3 से। ठीक है, ये इससे मिलकर बना हुआ है। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग है तो ये Na+ क्या होगा, Na+ वीक होगा, और CO3-2 क्या होगा, CO3-2 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा एक चीज और मैंने बताया था, जितने भी सॉल्ट होते हैं पानी में 100% डिसोसिएट होते हैं और वो करंट फ्लो करवाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है। इलेक्ट्रोलाइट बता चुका हूं मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है, ये 100% डिसोसिएट होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अब ये वीक है तो पानी के साथ नहीं जाएगा, और ये पानी के साथ जाएगा, तो इसका रिएक्शन करवा दो। तो CO3-2 प्लस H2O, तो क्या करेगा ये H2CO3 बना लेगा और यहाँ OH रिलीज कर देगा। तो वहीं यहाँ रिएक्शन लिख के दिया हुआ है, देखो यहाँ रिएक्शन पेज नंबर 112 पे लिख के दिया है, CO3-2 और वाटर क्या बना दिया है, H2CO3 बना दिया और OH रिलीज कर दिया है, मतलब OH छोड़ दिया है, इसीलिए सोल्यूशन क्या हो गया है, बेसिक हो गया है। अब बाइकार्बोनेट का भी रिएक्शन लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का जो कंजुगेट होगा, ये वाला पार्ट, वो स्ट्रांग होगा और वो पानी के साथ रिएक्शन करने जाएगा, और पानी के साथ साथ रिएक्शन जब करेगा तो पानी में जो H+ है और OH- जो बराबर है उसको डिस्टर्ब कर देगा और OH को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। मतलब छोड़ेगा नहीं, जितना पहले से था उतना ही है, लेकिन H+ कम हो गया तो बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, OH बढ़ जाएगा और सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा।
तो जो यहाँ दो रिएक्शन लिख के दिया गया है, अब कोई तुमसे पूछे कि बाइकार्बोनेट में सोडियम वाला क्या हुआ, तो ये इंटरनली चीजें मैंने बता दिया कि ये सब क्या हुआ होगा, तो उस लाइन का मीनिंग